नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्राइम स्टोरी विद इमो पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के एक छोटे से गांव में मौजूद एक घर में लगभग 1.5 महीनों तक ऐसी रहस्यमय घटनाएं घटित हो रही थीं, जिसने पूरे गांव वालों के होश उड़ा दिए थे और उनकी रातों की नींद भी उड़ा दी थी। 400 से 500 लोग इस घर के चारों तरफ इकट्ठा होकर निगरानी रखने लगे थे। दरअसल इस घर में रहस्यमय तरीके से आग लग रही थी, वह भी किश्तों में। कभी दीवार पर टंगे कपड़ों में आग लग जाती तो कभी पहने हुए कपड़ों में, कभी बाहर रखे जानवरों के बाड़े में तो कभी उनके चारे में, कभी घर के किचन में तो कभी बिछे हुए बिस्तर में। और यह सब कुछ कोई कर नहीं रहा था, बल्कि खुद ब खुद आग जलने लग रही थी। यहाँ तक कि तहसीलदार और पुलिस के बड़े अधिकारियों ने भी ऐसा होते हुए देखा था, मगर किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कुछ लोगों का मानना था कि घर पर किसी बुरी आत्मा का साया है या किसी ने काला जादू कर दिया है। लोग जो यह मामला समझ रहे थे, उतना यह सरल भी नहीं था। इस घर में पहले भी कुछ भयानक और अजीब घटनाओं ने करवट ली थी, जिससे लोग ऐसा सोचने पर मजबूर हो गए। यहाँ तक कि 2 महीने पुराने दफन शव को भी बाहर निकालना पड़ा। आखिर क्या था ये पूरा मामला, और इस घर में बार बार आग क्यों लग रही थी? कौन था इन सब चीजों के पीछे? आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं चूरू के पुनिया फैमिली केस के बारे में। इस केस की शुरुआत होती है राजस्थान के चूरू जिले में आने वाले राजगढ़ तहसील से। यहीं पर हमीरवास थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक छोटा सा गांव आता है या भैसाली। इसी गांव में खेतों के बीच एकांत में एक घर था, जहां पर 7 लोगों की एक फैमिली रहती थी, पुनिया फैमिली। ये बात है जनवरी 2024 की। इस परिवार के मुखिया थे भूप सिंह पुनिया। वह यहाँ अपनी पत्नी मेनका, 2 बच्चे अनुराग और गर्वित, माँ संतोष देवी, दादा हरि सिंह और दादी कस्तूरी देवी के साथ रहते थे। यह एक कुशल परिवार था। घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। परिवार की खेती बाड़ी थी और भूप सिंह का अपना बिजनेस भी था। यह एक आम मिडिल क्लास परिवार था। भले ही इनका घर एकांत में था, लेकिन ये अपने गांव के लोगों से जुड़े हुए थे और घुल मिलकर रहते थे। तारीख थी 31 जनवरी 2024। सुबह सुबह का समय था। ठंड का मौसम था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। हमेशा की तरह सुबह करीब 6 बजे दादी कस्तूरी देवी की नींद खुलती है। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उनके पेट में तेज दर्द होता है और उल्टियां शुरू हो जाती हैं। जैसे तैसे उन्होंने परिवार के बाकी लोगों को आवाज दी। आवाज सुनकर बहू, पोता पोती और परिवार के सभी लोग भागकर आते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि दादी को हो क्या रहा है। परिवार वाले तुरंत दादी को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन इस दौरान दादी की मृत्यु हो जाती है। सब कुछ चंद मिनटों के भीतर ही हुआ। दादी कस्तूरी देवी का अंतिम संस्कार। दादी काफी बूढ़ी थीं। उनकी तबीयत भी पिछले कई दिनों से खराब चल रही थी। खांसी और अन्य लक्षणों की वजह से वे दवाएं ले रही थीं। ऊपर से इतनी कड़ाके की ठंड भी थी। मृत्यु के बाद घर में दुख का माहौल था। कुछ दिन गुजरते हैं और 9 फरवरी 2024 को पुनिया परिवार में दूसरी घटना घटित होती है। भूप सिंह के छोटे बेटे 4 साल के गर्वित की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। गर्वित को वही लक्षण दिखाई देने लगते हैं जैसे दादी को हुए थे। हाथ पैर कांपने लगते हैं, पेट में दर्द होता है और उल्टियां शुरू हो जाती हैं। परिवार वाले उसे अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर उसकी स्थिति को स्थिर करते हैं और गर्वित घर वापस आ जाता है। 13 फरवरी को गर्वित की हालत दोबारा बिगड़ जाती है। इस बार उसे बचाने का मौका नहीं मिलता और वह अपनी जान गंवा देता है। बस 13 से 14 दिनों के भीतर ही इस परिवार में 2 मौतें हो चुकी थीं। अभी तक किसी को इन मौतों के पीछे का रहस्य समझ नहीं आ रहा था। सबको लगा कि तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मृत्यु हो गई। वैसे छोटे बच्चों का दाह संस्कार नहीं किया जाता है, इसलिए परिवार ने गर्वित के शव को जमीन में दफन कर दिया। फिर से पूरे परिवार में दुख का मातम पसर चुका था। धीरे धीरे कुछ दिन और गुजरते हैं। अब तारीख आती है 28 फरवरी की। छोटे बेटे की मृत्यु को बस लगभग 15 दिन ही हुए थे। 28 फरवरी को अचानक से भूप सिंह के बड़े बेटे 7 साल के अनुराग की भी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। उसे भी वही लक्षण महसूस होने लगे जो उसके छोटे भाई गर्वित और उसकी परदादी को हुए थे। उसके शरीर में कपकपी होने लगी, दौरे पड़ने लगे, पेट दर्द और उल्टियां होने लगीं। घर वालों को उसे लेकर हॉस्पिटल तक पहुंचने का समय ही नहीं मिला। रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब अनुराग का अंतिम संस्कार किया जाता है। उसका दाह संस्कार हुआ। उसकी भी मृत्यु पर घर में ज्यादा किसी को संदेह नहीं हुआ। सबको लगा कि यह भी सामान्य मृत्यु है, लेकिन केवल 28 से 29 दिनों के अंदर ही घर में 3 मौतें हो गईं। वो भी एक जैसे लक्षणों के साथ, पेट दर्द, उल्टी और फिर मृत्यु। इसी दौरान गांव के लोगों के बीच दबी आवाज में कानाफूसी शुरू हो गई कि घर में कुछ हुआ तो नहीं।
इतने कम समय में तीन दुर्घटनाएं कैसे हो सकती हैं? कहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया? परिवार को शायद अभी अंदाजा भी नहीं था कि इस घर में और भी चीजें होने वाली थीं। 28 फरवरी को ही अनुराग का दाह संस्कार कर दिया गया था। अब इस परिवार में 7 लोगों में से बस 4 लोग ही बचे थे। भूप सिंह, उनकी पत्नी मेनका, दादा हरी सिंह और मां संतोष देवी। घर पर परिवार के अन्य सदस्य, रिश्तेदार और गांव के लोग भी मौजूद थे। सबका आना जाना लगा हुआ था। इसी बीच अनुराग के दाह संस्कार के अगले ही दिन यानी 29 फरवरी को जब लोग घर में बैठे हुए थे, तभी अचानक से घर के आंगन में ऊपर से कुछ पत्थर गिरते हैं। ये देखकर घर पर आए लोग चौंक जाते हैं कि किसने घर में पत्थर मारा। कुछ लोग बाहर जाकर देखते हैं तो कुछ छत पर चढ़कर देखते हैं। ये घर खेतों के बीच में था, चारों तरफ मैदान था। दूर दूर तक कोई भी शख्स नजर नहीं आया। फिर पत्थर किसने फेंका होगा? ये पत्थर गिरने का सिलसिला 2-3 दिनों तक चलता रहा। इसके बाद जब ये घटना बंद हुई तो 2 महीने बाद एक और अजीब चीज शुरू हो गई। घर के कमरे में दीवार पर कुछ हैंगर लगे हुए थे जहां कपड़े टंगे थे। अचानक उनमें से एक कपड़े में से धुआं निकलने लगा, फिर वह खुद ब खुद जलने लगा। आसपास ऐसा कोई भी ज्वलनशील पदार्थ नहीं था जिससे आग लग सकती थी। कपड़े को जल्दी आग पकड़ने के लिए लंबे समय तक किसी ज्वलनशील पदार्थ के संपर्क में रहना पड़ता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर भी आग कैसे लग गई? इसके बाद जिस बिस्तर पर लोग बैठे थे उसमें से भी धुआं निकलने लगा, फिर वह भी आग पकड़ लेता है। इसे भी किसी तरह बुझाया गया। अब घर के अलग अलग हिस्सों में चीजों में खुद ब खुद आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया। लोगों के सुझाव पर भूप सिंह ने 3 मार्च को घर में सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया ताकि सारी सच्चाई कैमरे में कैद हो सके। लेकिन अब घर के बाहर आग लगने लगी। कभी जानवरों के चारे में आग लग जाती तो कभी उनके बाड़े में। इतनी ठंड के मौसम में ये सब कुछ कैसे हो रहा था, किसी को समझ नहीं आ रहा था। 5 मार्च को घर के कैमरों के डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर डीवीआर में आग लग गई। वह पूरी तरह जलकर खराब हो गया। गांव के लोगों के अनुसार ये सब कुछ घर के ही सामानों के साथ हो रहा था, किसी बाहरी चीज के साथ नहीं। पहले घर में 3 मौतों को लेकर कानाफूसी हो रही थी कि किसी ने काला जादू कर दिया है। फिर आंगन में पत्थर गिरने की घटना हुई। अब यह आग लगने की घटना रोजाना होने लगी। डर के मारे परिवार ने घर के सारे सामान बाहर निकाल दिए। यहां तक कि जानवरों के चारे में आग लगने पर फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा, क्योंकि आग तेज हवा की वजह से काफी भड़क उठी थी। जैसे तैसे फायर ब्रिगेड के लोग उसको बुझाते हैं। लोगों ने फायर ब्रिगेड को कहा कि आप यहीं पर रुक जाए, आगे और भी जरूरत पड़ेगी, मगर कथित तौर पर दमकल के स्टाफ पानी खत्म होने का बहाना देकर या पुलिस का हवाला देकर वहां से चले गए। इसके बाद गांव वालों ने खुद अपनी तरफ से पानी स्प्रे करने वाली मशीन और वाटर टैंक का इंतजाम किया। जब लोग निगरानी रखते हैं तो आग वाली घटना कम देखने को मिलती। धीरे धीरे ये सारी चीजें आसपास के गांव में भी फैलने लगी। दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आने लगे, यहां तक कि लोकल मीडिया तक भी बात पहुंच गई थी। वो भी न्यूज कवर करने के लिए आने लगे। न्यूज़पेपर वगैरह में भी खबरें छपने लगीं। गांव वालों को लग रहा था कि इस घर पर और घर के लोगों पर किसी ने कोई काला जादू कर दिया है, तभी यह सब कुछ हो रहा है। घर में बस 4 लोग बचे हुए थे, वह भी डरने लगे, कहीं अब इनकी जान को खतरा तो नहीं। मामला बढ़ने के बाद लोगों ने तांत्रिक वगैरह को भी बुलाया। वह लोग भी आते हैं। उन्होंने भूप सिंह के साथ सारी क्रिया वगैरह की। जब तक ये क्रियाएं हो रही थी उस समय तक कोई भी घटना आग वाली नहीं होती है, लेकिन जैसे ही तांत्रिकों ने अपनी क्रियाएं खत्म की, फिर से आग वाली घटना घर में शुरू हो जाती है। अभी तक पुलिस को इस चीज के बारे में कोई भी खबर नहीं मिली थी। जब तहसीलदार को पता चला कि भैंसली गांव में ऐसा कुछ हो रहा है तो ये भी देखने के लिए आते हैं, रिपोर्ट लेने आते हैं। इनका कहना था कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, जरूर कोई शरारत कर रहा है, इसके पीछे किसी की साजिश है। वहां के लोगों के अनुसार तहसीलदार के सामने ही करीब 3 बार आग लगती है। एक बार तो किसी फैमिली मेंबर के पहने हुए कपड़े में लग जाती है। तहसीलदार को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। इस घर के चारों तरफ 400 से 500 लोग इकट्ठा हो गए थे। लोगों ने निगरानी रखनी शुरू कर दी कि जैसे ही आग लगे उसको बुझाना है। 200 से 250 लोग दिन में पहरा देते हैं और बाकी लोग रात में। आग के किस्से वहीं पर होते जहां पर पहरा नहीं होता। थोड़ी देर के लिए वहां से हटते ही आग लग जाती थी। अब जब किसी ने लोकल पुलिस को सूचना दी और तहसीलदार भी पुलिस से बात करते हैं तो 13 मार्च को हमीरवास थाने से पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। मगर यहां पर लोगों ने उल्टा ही पुलिस पर धावा बोल दिया, लाठी डंडों से उनके ऊपर हमला करने लगे, उनकी कार को नुकसान पहुंचाया। 3 पुलिस वाले घायल भी हो जाते हैं। जैसे तैसे वह गांव से निकलते हैं। आखिर गांव वालों ने पुलिस पर हमला क्यों कर दिया? जिन्होंने पुलिस पर हमला किया उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। अब यहीं से पुलिस की भी एंट्री होती है।
14 मार्च को पुलिस के बड़े अधिकारी फोर्स लेकर गांव में पहुंचते हैं, ये जानने के लिए कि आखिर यहां पर हो क्या रहा है, इतने सारे लोग इकट्ठा क्यों हैं, पुलिस पर हमला क्यों किया। गांव वाले सारी आग वाली घटना के बारे में बताते हैं। ग्रामीणों ने कहा कि अगर ऐसा चलता रहा तो गांव के बाकी घरों में भी कहीं ऐसी ही घटना होनी शुरू ना हो जाए। पुलिस में कई बार शिकायत की गई थी, मगर कोई भी पुलिस वाला यहां पर आया नहीं। जब जानवरों के चारे में आग लगी तो उसके बेकाबू होने पर दमकल बुलाया गया था। ग्रामीणों ने उनसे कहा कि यहीं पर रुके रहो, आगे और भी जरूरत पड़ेगी, मगर पुलिस के प्रेशर की वजह से दमकल को यहां से जाना पड़ा। एक तो पुलिस मदद नहीं कर रही थी और जो कर रहा था उसको भी करने नहीं दे रहे थे। इसी के चलते गुस्से में आकर ग्रामीणों ने 13 मार्च को जब पुलिस यहां पर आई तो उन पर हमला किया। वहीं जो लोकल पुलिस थी उनका कहना था कि जैसे ही इनको सूचना मिली ये तुरंत यहां पर पहुंचते हैं, इससे पहले इनको सूचना नहीं दी गई थी। खैर जो भी हो, अब 14 मार्च को गांव में पहुंचे एसपी ने आश्वासन दिया लोगों को कि कार्रवाई की जाएगी। इधर जो तांत्रिक यहां पर आए हुए थे पुलिस ने उनको भी उठा लिया कि अंधविश्वास फैला रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 14 मार्च से ही पुलिस ने अपनी तफसीर शुरू कर दी। लोगों से पूछताछ करने लगे कि आखिर यह सब कब से होना शुरू हुआ, कौन कौन सी घटनाएं हुई। यहीं पर पुलिस को पुनिया फैमिली के घर में हुई 3 मौतों के बारे में पता चलता है, जिसमें दादी और 2 परपोतों की मृत्यु हुई थी। ये भी पता चला कि उनकी मृत्यु से पहले उन तीनों की एक जैसे ही लक्षण से तबीयत खराब हुई थी। अब पुलिस की कई टीमें इस केस में लग जाती हैं। जब पुलिस को पता चला कि 3 मौतों के बाद ही यह सारी चीजें शुरू हुई थी तो उनके कान खड़े हो जाते हैं। अब उनके दिमाग में ये घूमने लगता है कि क्या वह मृत्यु नेचुरल थी या फिर उनका कत्ल हुआ था। तीनों की मृत्यु एक तरह से कैसे हो सकती है। उल्टी आने के बाद पुलिस के सामने एक और दिक्कत थी कि दादी और परपोतों की मृत्यु का कैसे पता किया जाए, क्योंकि उनका तो अंतिम संस्कार करके अस्थियों को विसर्जित कर दिया गया होगा। इसी बीच पता चला कि जो सबसे छोटा बच्चा था गर्वित, उसकी जब मृत्यु हुई तो उसका दाह संस्कार नहीं किया गया था बल्कि दफनाया गया था। यहाँ घर के लोग भी पुलिस का सहयोग कर रहे थे। जो भी पुलिस जानना चाहती थी वे बता रहे थे। उनको भी अपने घर में हो रही अनहोनी की सच्चाई जाननी थी। अब पुलिस मजिस्ट्रेट के पास पहुंचती है परमिशन लेने के लिए, ताकि दफन किए बच्चे के शव को बाहर निकालकर उसकी जांच कर सके और उसके मृत्यु का कारण पता कर सके। मजिस्ट्रेट ने परमिशन दे दी। घर वालों को भी कोई आपत्ति नहीं थी। अब पुलिस वाले, फॉरेंसिक टीम, खुदाई करने वाले मजदूर, गांव के लोग सभी शमशान पहुंचते हैं जहां गर्वित का शव दफनाया गया था। उसके शव को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम और विसरा जांच के लिए भेजा गया। अब पुलिस को फॉरेंसिक रिपोर्ट्स का इंतजार था। इसी बीच वे गांव में लोगों से पूछताछ कर रहे थे और फैमिली बैकग्राउंड को समझ रहे थे। इसी में पता चला कि घर के मुखिया भूप सिंह पुनिया ने जीएनएम का कोर्स किया हुआ है, यानी जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ये पहले राजगढ़ के भगवानी देवी हॉस्पिटल में कंपाउंडर का काम करते थे। इनका गांव के बस स्टैंड के पास एक मेडिकल स्टोर भी है। उधर जब गर्वित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा जांच की रिपोर्ट आई तो उसमें सामने आया कि बच्चे की मृत्यु एक विशेष प्रकार की दवा के ओवरडोज से हुई है। एक प्रकार से इस दवा ने जहर का काम किया, यानी यह मृत्यु नेचुरल नहीं थी। इसका मतलब कि इसका कत्ल हुआ है। अब गर्वित की मृत्यु के दौरान जो लक्षण सामने आए थे वही लक्षण उसके बड़े भाई और परदादी में भी दिखे थे। इसका मतलब कि उनका भी कत्ल किया गया था उसी दवा से, उसी जहर से। मगर उन दोनों का तो अंतिम संस्कार हो गया था, इसलिए असली सच्चाई पता नहीं चल सकती थी। ये पुलिस की बस एक थ्योरी थी। यहाँ पुलिस को जानकारी मिली कि बच्चों के पिता भूप सिंह मेडिकल फील्ड में हैं, यानी उन्हें दवाइयों और केमिकल्स का अच्छा ज्ञान होगा। कहीं इन्हीं ने तो ये सब नहीं किया। 22 मार्च की सुबह तक पुलिस ने शक के आधार पर अनुराग, गर्वित की मां मेनिका और पिता भूप सिंह को हिरासत में ले लिया। उन्हें थाने ले जाकर पूछताछ शुरू की। शाम को फॉरेंसिक टीम उनके घर पहुंची। जहां जहां आग लगी थी वहां से सैंपल्स इकट्ठा किए गए ताकि जांच की जा सके कि आग लगने की वजह क्या थी। सारी चीजें कलेक्ट करके लैब भेजी गईं। थाने में पूछताछ के बाद पुलिस ने मेनिका को छोड़ दिया, क्योंकि उनके बयान से नहीं लगा कि वे कत्ल में शामिल हैं। आगे पुलिस ने भूप सिंह से और सख्ती की। उनके मोबाइल को लेकर भी जांच की गई। उनके फोन की सर्च हिस्ट्री में वही दवा का नाम मिला जिससे गर्वित की मृत्यु हुई थी। जब पुलिस ने सारी बातें भूप सिंह के सामने रखी तो उनके पास कोई चारा नहीं बचा। उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद जो सच्चाई सामने आई उसने सबको चौंका दिया। उन्होंने बताया कि तीनों कत्ल उन्होंने ही किए हैं, मगर वे बस 2 का ही कत्ल करना चाहते थे। वे अपने बच्चों का ही कत्ल करना चाहते थे, मगर दादी का भी कत्ल करना पड़ा। दादी को खांसी हो रही थी और वे खांसी की दवा पीती थीं। भूप सिंह ने 28 जनवरी को दवा में जहर मिला दिया, जिससे उनकी तबीयत और खराब हो गई और 31 जनवरी को उनकी मृत्यु हो गई। 9 फरवरी से उन्होंने वही जहर अपने छोटे बेटे गर्वित को दूध में मिलाकर देना शुरू किया।
उसकी तबीयत खराब हुई, उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया और वह ठीक हो गया। 13 फरवरी को वह घर आ गया। जब वह सो रहा था तो सिरिंज में जहर भरकर भूप सिंह ने उसके हाथ में लगे कैनुला में इंजेक्ट कर दिया। गर्वित की फिर से तबीयत खराब हुई, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और वह फिर से ठीक हो गया। जब वह घर आ गया तो एक रात जब वह सो रहा था, भूप सिंह ने सिरिंज में वही जहर भरकर उसके मुंह में इंजेक्ट कर दिया। इससे उसे खूब उल्टी हुई और कुछ मिनटों में उसकी मृत्यु हो गई। भूप सिंह ने सारी प्लानिंग के तहत ये घटनाएं अंजाम दी। उन्होंने अपने फोन में काफी रिसर्च की थी। 2 बार गर्वित के कत्ल में असफल होने के बाद उन्होंने और भी पावरफुल जहर के बारे में रिसर्च किया और उसे मंगाया। चूंकि उनका मेडिकल स्टोर था, दवाएं उन्हें आसानी से मिल जाती थीं। इसने दूसरे जहर का इंतजाम किया, अब उसको भी दूध में मिलाकर 28 फरवरी को अपने बेटे अनुराग को देता है। दूध पीते ही उसकी भी तबीयत खराब हुई। वह जहर इतना पावरफुल था कि चंद मिनटों में अनुराग की भी उल्टी करते करते मृत्यु हो गई। घर में इन तीनों मृत्यु को लेकर भी कानाफूसी शुरू हो गई थी। कुछ को गड़बड़ लगने लगा था और कुछ को बुरी आत्माओं का साया। भूप सिंह ने सोचा कि सबका ध्यान भटकाना चाहिए। लोग इस चीज को भूलकर दूसरी चीजों में ध्यान देने लगे, जिसके बाद इसने छिपकर अपने ही घर के आंगन में पत्थर फेंके और फिर खुद ही पत्थर फेंकने वालों को ढूंढने का नाटक करने लगा। घर में आग लगाने के लिए इसने हाईली रिएक्टिव मेटल का यूज किया, जो था सोडियम। भूप सिंह ने करीब 5000 के सोडियम मेटल खरीदे थे। ये मेटल काफी सॉफ्ट होता है, चाकू से भी इसके टुकड़े कर सकते हैं। इसको हमेशा केरोसिन ऑयल में रखा जाता है क्योंकि यह हवा में मौजूद नमी से भी आग पकड़ लेता है। भूप सिंह इन्हीं सोडियम मेटल के छोटे छोटे टुकड़े करके घर में जगह जगह पर छिपा देता था। जब उस पर से केरोसिन ऑयल उड़ जाता तो हवा में मौजूद नमी से वो आग पकड़ लेता, जिसके चलते घर में अलग अलग जगहों पर आग लग जाती थी। केरोसिन ऑयल को उड़ने में भी थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए सोडियम मेटल के टुकड़े छिपाने के बाद भूप सिंह आराम से लोगों के बीच चला जाता था। कई मिनटों या घंटे भर के बाद आग लगती थी। इससे किसी को भूप सिंह पर शक भी नहीं होता था कि यह तो उनके साथ बैठा हुआ है, काफी देर से आग कैसे लग गई। पुलिस ने इससे पूछा, तुमने अपनी दादी का कत्ल क्यों किया और खुद के बच्चों का कत्ल क्यों करना चाहते थे? बच्चों का अपनी दादी के साथ अच्छे रिश्ते थे, वह हमेशा उन्हीं के आसपास रहते थे, उनसे ज्यादा लगाव था। अब भूप सिंह उनका कत्ल कैसे करे, इसलिए इसने पहले दादी को रास्ते से हटाया। एक और वजह थी कि अगर यह बस बच्चों का ही कत्ल करता तो लोगों को शक हो सकता था, मगर दादी भी चली गई तो हादसा लगेगा, जिसके चलते वह भूत प्रेत और बुरी आत्मा के साए वाली कानाफूसी शुरू हुई। फिर इसने अफवाह को आग देने के लिए सोडियम का भी उपयोग करना शुरू कर दिया था, अपने घर में आग लगाने के लिए, ताकि मेन घटना को भी दबा सके। ऊपर से उसको सहानुभूति भी मिल जाती कि बेचारे के बच्चे भी चले गए और घर भी तबाह हो रहा है। भूप सिंह की शादी हरियाणा के जीतपुरा निवासी मेनका से 2015 में हुई थी। शुरू से ही भूप सिंह को शक था कि इसकी पत्नी का किसी आदमी के साथ नाजायज संबंध है। शादी के अगले ही साल दिसंबर 2016 में इसका बेटा अनुराग पैदा होता है। सितंबर 2020 में गर्वित का जन्म हुआ। भूप सिंह को अपनी पत्नी पर शक खास तौर से कोरोना के समय में ज्यादा होने लगा था। इसे लगा कि दोनों बच्चे इसके नहीं हैं, बल्कि मेनका का, जिसके साथ नाजायज संबंध है, उसके हैं। हालांकि भूप सिंह ने अपना शक किसी को भी जाहिर नहीं होने दिया था, ना ही अपनी पत्नी से कभी इस बारे में जिक्र किया। इसका बच्चों से भी व्यवहार नॉर्मल था। कोई भी देखकर समझ नहीं पाता कि भूप सिंह के मन में ऐसा कुछ है। बस इसको शक था कि बच्चे इसके नहीं हैं, इनकी शक्ल इससे नहीं मिलती है। यही सब सोचकर यह अंदर ही अंदर घुटता जा रहा था, जिसके बाद इसने बच्चों के कत्ल की साजिश रची। यही नहीं, इसने अपने दादा यानी कस्तूरी देवी के पति को भी दूध में जहर मिलाकर पीने के लिए दिया था। अपनी पत्नी मेनका को भी दूध में जहर मिलाकर दिया, मगर दोनों पीते ही नहीं हैं। एक घूंट पीते ही थूक देते हैं क्योंकि वह दूध कड़वा लग रहा था। उन्होंने सोचा कि ये खराब है, इसलिए नहीं पिया। जहां पर गर्वित के शव को दफन किया गया था, उससे थोड़ी दूर भूप सिंह ने सोडियम मेटल को भी जमीन में दफन करके छिपाया था। जब भी जरूरत होती तो वहीं से निकाल कर ले जाता और कांड करता। पुलिस ने उस सोडियम मेटल को भी बरामद कर लिया, साथ में दोनों जहर को भी बरामद करती है। इस तरह से एक सनकी पिता ने शक के चलते अपने ही 2 बच्चों का कत्ल कर दिया। उनके कत्ल के लिए अपनी दादी का भी कत्ल किया, साथ में अपनी पत्नी और दादा का भी कत्ल करने की कोशिश की। अगर इसे लगता कि इसकी पत्नी का कहीं अफेयर चल रहा है तो ये सीधे अपनी पत्नी से बात कर सकता था, अपने बच्चों का डीएनए टेस्ट करा सकता था, मगर इसने ऐसा नहीं किया। भूप सिंह ने लोगों को भड़काकर पुलिस पर हमला करवाया था। कहा कि आग लगने की इतनी शिकायतें दी, लेकिन पुलिस नहीं आई। फायर ब्रिगेड भी वापस बुला लिया, जबकि भूप सिंह के कहने पर ही पुलिस ने फायर ब्रिगेड को वापस बुला लिया था और इसने किसी भी तरह की शिकायत नहीं की थी। इस तरह से इसने ऐसी भयानक साजिश रची और अपने घर को भी जगह जगह पर आग लगाकर खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया।
महीनों तक ये पूरे गांव वालों और मीडिया को बेवकूफ बना रहा था। मगर गर्वित के दफन शव से सारी सच्चाई बाहर आ गई। अगर इसका भी दाह संस्कार हो जाता तो पुलिस को सच्चाई बाहर लाने में थोड़ी मुश्किल होती, लेकिन सच्चाई बाहर आ जाती। कोई भी अपराधी चाहे जो कर ले, लेकिन उसका अपराध छिपता नहीं है। 26 मार्च 2024 तक सारी सच्चाई बाहर आ जाती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को दुखाना या ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि देश में हो रही ऐसी घटनाओं से आप लोगों को जागरूक कराना है। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी घटनाओं से और भी लोग सावधान हो सकें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल क्राइम स्टोरी विद इमो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी सच्ची घटनाएं हम इस चैनल पर हमेशा लाते रहते हैं। धन्यवाद।